वो थोड़ा उस पर लगाएंगे कवर। हेलो दोस्तों, आकाश नर्सिंग एकेडमी की तरफ से नमस्कार। आज हम बात करेंगे एपिथेलियल टिश्यू पार्ट नंबर 6। तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे टाइप ऑफ सेल जंक्शन। सेल जंक्शन होता क्या है और वो कितने प्रकार की होती है, उस जंक्शन का वर्क क्या होता है। तो ये चीज़ें काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो सेल्स होती हैं जो सेल्स होती है, आपको मैंने लेक्चर नंबर 1 में पूरे अच्छे तरीके से बताया था कि मैट्रिक्स एक ऐसा सबस्टेंस होता है जो सेल्स के द्वारा सीक्रेट होता है। मैंने बताया था ना, सेल्स के द्वारा सीक्रेट होता है और ये मैट्रिक्स हमारे सेल्स को आपस में कम्युनिकेशन करने का काम करता है, जोड़ने का। तो ये चीजें मैं आज के लेक्चर में बात करेंगे। टाइप ऑफ सेल जंक्शन। सेल जंक्शन कितने प्रकार के होते हैं, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले ये पॉइंट लिया जाए कि सेल जंक्शन होता क्या। तो देखिए, इट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लिंक इन बिटवीन एडजेसेंट सेल्स। ये कह रहा है कि किसी भी सेल्स में जो सेल जंक्शन होता है वो एक फंक्शनल और स्ट्रक्चरल की तरह रोल प्रदान करता है। मतलब हम कह सकते हैं कि हमारे सेल्स का जो सेल जंक्शन है ये क्रियात्मक और संरचनात्मक लिंकिंग का काम करता है। मतलब कि आपस में सेल को जोड़कर उससे वर्क कराने का कार्य करता है। कौन? सेल जंक्शन। देखिए, मैंने लिखा भी हूँ, इट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल, उसे क्या संरचना प्रदान करता है, क्या संरचना, एंड फंक्शनल, उससे कार्य भी करवाता है, लिंक जोड़कर इन बिटवीन एडजेसेंट सेल, दो सेल्स को आपस में जोड़कर उसे संरचना प्रदान करता है और साथ में उससे वर्क भी करता है। जैसे कि हम आपको एग्जाम्पल के रूप में दिखा दे रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए ये हमारा ये सेल्स है और ये सेल्स है, तो ये सेल्स जब आपस में जुड़े तो ये ऐसे एक स्ट्रक्चर बन गया ना। मान लीजिए 3 सेल थे, ये भी एक टिश्यू बन गया ना। तो ये एक संरचना, एक स्ट्रक्चर बन गया ना। देखो, और इस टिश्यू से जो भी वर्क कराना है वो अपना काम कर सकता है। तो ये सेल जंक्शन जो होते हैं, हमारे सेल्स का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल लिंकिंग होता है, उसको जोड़कर उसको संरचना प्रदान कर और आपस में उसे वर्क परफॉर्म करने का काम करती है। कौन? सेल जंक्शन। ये पॉइंटली समझ में आया। अगर हम बात करते हैं टाइप ऑफ सेल जंक्शन भी कई प्रकार के होते हैं। क्या ऐसे तो होना भी चाहिए, क्योंकि जो सेल जंक्शन होते हैं, सेल्स जो होते हैं आपस में डिफरेंट तरीका से जुड़े होते हैं। तो टाइप ऑफ सेल जंक्शन जो होता है, देखिए हम TCJ भी लिखा हूं, इसका मतलब यह हुआ कि टाइप ऑफ सेल जंक्शन। तो टाइप ऑफ सेल जंक्शन जो होता है ना, जनरली 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है टाइट जंक्शन, दूसरा आपका एडहेरिंग जंक्शन, तीसरा आपका गैप जंक्शन। पहला आपका टाइट जंक्शन, दूसरा आपका एडहेरिंग जंक्शन, तीसरा आपका गैप जंक्शन। ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपको एपिथेलियल टिश्यू में पूछता है कि टाइप ऑफ सेल जंक्शन कितने प्रकार के होते हैं। मतलब कि सेल जंक्शन कितने प्रकार के होते हैं, तो आप कितना बताएंगे? 3। टाइट जंक्शन, एडहेरिंग जंक्शन, गैप जंक्शन। हम आपको ये भी बताएंगे कि टाइट जंक्शन होता क्या है ना, एडहेरिंग जंक्शन होता क्या है, गैप जंक्शन क्या होता है, इनका रोल क्या है ना। तो कृपया ये देखो, क्योंकि देखिए टाइट जंक्शन अगर हम परिभाषा की बात करें, टाइट जंक्शन की अगर हम इसकी डिफिनीशन की बात करें तो देखिए लिखा है, साफ लिखा है कि इट स्टॉप द मूवमेंट ऑफ सबस्टेंस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। ये पॉइंटली समझ आ रहा है? नहीं समझ आ रहा? देखो कह रहा है, मान लीजिए ये हमारा कोई सेल्स है, उसके पास सेल मेम्ब्रेन होगा ना, होगा कि नहीं होगा। तो ये कह रहा है कि इट स्टॉप द मूवमेंट ऑफ सबस्टेंस। जो सबस्टेंस रुके होते हैं, अगर
सेल के अंदर जाना है तो सेल मेम्ब्रेन से पास करना पड़ेगा, सेल मेम्ब्रेन से ही जाना पड़ेगा ना। तो कह रहा है कि इट स्टॉप द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। ये कह रहा है कि रुके हुए सब्सटेंस को ये सेल मेम्ब्रेन के द्वारा मूवमेंट कराता है। कौन? टाइट जंक्शन। देखो मैंने फिगर के रूप में आपको दिखाया भी हूँ, टाइट जंक्शन। देखिए टाइटली रूप से ये देखिए, ये आपका सेल मेम्ब्रेन है, ये हमारा सेल मेम्ब्रेन है ना, सेल मेम्ब्रेन है। तो ये सेल मेम्ब्रेन है और सेल मेम्ब्रेन का काम क्या है? रुके हुए सबस्टेंस को ये हमारे अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन से क्या करता है? पास करता है। मान लीजिए कोई अगर पार्टिकल्स है, मान लीजिए ये आपका रुका हुआ सबस्टेंस है, अगर पास कराना है तो ये इसी मेम्ब्रेन से पास कराएगा ना अंदर जाने के लिए। एक सेल्स का कंपोजिशन आपने सुना होगा, प्रोटीन होता है, वाटर होता है, बहुत सारे उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, ये सब सेल्स के अंदर होता है ना। तो सेल्स के अंदर जाना चाहिए ये सब चीजें ना। तो टाइट जंक्शन कह रहा है कि इट स्टॉप द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। ये रुके हुए सब्सटेंस को मूवमेंट कराता है अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन के साथ रास्ते। ये पॉइंट की समझ में आया? अरे यार देखो, अगर कोई सेल्स है तो सेल्स के अंदर कोई कंपोजिशन होना चाहिए ना, उसको न्यूट्रिएंट्स मिलना चाहिए ना, उसको भोजन मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? नहीं तो उसको हम सेल्स कैसे हो सकते? जब निर्जीव रहेगा तो उस जीवित रहने के लिए, लिविंग रहने के लिए उसको भोजन चाहिए कि नहीं चाहिए? न्यूट्रिएंट्स चाहिए ना। तो किसी सरफेस से जाता होगा ना। तो यही कह रहा है कि दो सेल्स के बीच में एक एडजेसेंट गैपिंग होता है, टाइट जंक्शन होता है, और ये टाइट जंक्शन हमारे सेल मेम्ब्रेन से किसी भी रुके हुए सबस्टेंस को अक्रॉस मूवमेंट कराता है। ये चीजें मूवमेंट कराकर मतलब इसको अंदर भेजने का काम करता है। नहीं समझ में आ रहा है? अगर दूसरी हम पॉइंट की बात करें, अडहेरिंग जंक्शन। अडहेरिंग जंक्शन को हम मैकुला अडहेरिना भी बोलते हैं और इसको हम डेस्मोसोम के नाम से भी जानते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है। डेस्मोसोम का काम क्या होता है ना, और डेस्मोसोम या बोलो या मैकुला अडहेरिना बोलो या अडहेरिंग जंक्शन बोलो, ये तीनों एक ही नाम है, तीनों अलग अलग जगह पे पूछता है। तो आपको नाम से देखकर घबराना नहीं है, तीनों का वर्क सेम है ना, बस नाम इसका अलग अलग किया गया। अडहेरिंग जंक्शन, OR मैकुला अडहेरिना, OR डेस्मोसोम। तो देखो अगर इसका अगर हम वर्क की बात करें तो कह रहा है कि इट अडहेयर और अटैच द टू सेल्स मेम्ब्रेन और इट हेल्प इन ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आयन। कह रहा है कि यह ट्रांसफर ऑफ आयन का मतलब किस आयंस को इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स है ना, इलेक्ट्रॉन्स की आयन, इलेक्ट्रॉन और आयंस को ये ट्रांसफर कराकर ट्रांसफर कराकर सेल मेम्ब्रेन टू सेल मेम्ब्रेन को आपस में जोड़ने का काम करता है। मान लीजिए दो सेल मेम्ब्रेन है, ये हमारा एक सेल मेम्ब्रेन है, एक ये है और एक ये है। देखो यहाँ पे आपको हम लिखे होंगे अडहेरिंग जंक्शन, देखो ये है, तो ये हमारा अलग सेल जंक्शन सेल मेम्ब्रेन है और ये अलग अलग रहना चाहिए। इधर वाला अलग सेल है, इधर वाला अलग सेल है, तो दोनों का सेल मेम्ब्रेन है कि नहीं है? तो ये करता क्या है कि किसी इलेक्ट्रॉन या आयंस को ट्रांसफर कराकर ना, इलेक्ट्रॉन्स या आयंस को ट्रांसफर कराकर दो सेल मेम्ब्रेन को आपस में अडहेयर करने का काम करता है। अडहेयर का मतलब उन दोनों को आपस में अट्रैक्ट कराता है ताकि वो एक दूसरे से क्या कर जाए, जुड़ जाए। जब जुड़ जाएंगे तभी तो टिश्यू का निर्माण होगा ना, मतलब दो सेल्स आपस में जुड़ेंगे, दो या दो से अधिक सेल्स जुड़ेंगे ना। तो ये जो आपका अडहेरिंग जंक्शन होता है, ये हमारे दो सेल मेम्ब्रेन को इलेक्ट्रॉन्स या आयंस को ट्रांसफर कराकर आपस में जोड़ने का काम करता है। मैंने आपको फिगर के रूप में देखो दिया है, ये आपको ये चीजें फिगर के देखिए, एक अलग सेल मेम्ब्रेन है, ये अब अलग सेल मेम्ब्रेन है। तो इस सेल मेम्ब्रेन की आयंस इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे ट्रांसफर कराकर, ताकि ये आपस में अट्रैक्ट करेंगे और ये सेल मेम्ब्रेन क्या कर जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो ये जुड़ना सही बात है। देखिए जुड़ेगा नहीं तो कैसे टिश्यू बनेगा, आपस में सेल जुड़ना चाहिए ना। तो सेल, ये दो सेल मेम्ब्रेन आपस में अडहेरिंग जंक्शन के थ्रू क्या कर जाते हैं, जुड़ जाते हैं। ये पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं? आ रहा है। ये चीजें तुम सबको क्लियरिटी हो रहा है ना कि ऐसा क्यों हो रहा है ये चीजें? ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये क्वेश्चन आपके दिमाग में चल रहा है कि नहीं हो रहा है? अगर चल रहा है तब सही बात है, ये चीजें होना चाहिए। दो सेल आपस में जुड़ना चाहिए कि नहीं जुड़ना चाहिए? तो सेल है तो उसके पास सेल मेम्ब्रेन होगा, तो सेल मेम्ब्रेन आपस में जुड़ेंगे तभी तो आपस में सेल जुड़ेगा ना। पहले तो सेल मेम्ब्रेन, मान लीजिए हमारा सेल मेम्ब्रेन है तो ये सेल मेम्ब्रेन ऐसे जुड़ी तभी ना कुछ किसी भी प्रकार का इंसुलेटिंग मटेरियल जुड़ेगा। हाँ, तो ये सेल मेम्ब्रेन अडहेरिंग जंक्शन के थ्रू हमारे हेल्प ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन आयंस को ट्रांसफर या इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कराकर आपस में जोड़ने का काम करता है। ऐसे हम बोल सकते हैं डेस्मोसोम का वर्क होता है दो सेल मेम्ब्रेन को आपस में जोड़ना, डेस्मोसोम का वर्क ना। तो ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। अगर हम नेक्स्ट की बात करें गैप जंक्शन ना, तो अगर हम गैप जंक्शन की बात करें तो गैप जंक्शन आपको फिगर के रूप में देखो मैंने यहाँ पे दिया ना। ये देखो दो सेल के बीच में गैपिंग है, दो सेल मेम्ब्रेन की, एक ये सेल मेम्ब्रेन है और एक ए सेल मेम्ब्रेन है। तो ये दो सेल मेम्ब्रेन के बीच में क्या है, गैप है। तो इसीलिए इसको हम गैप जंक्शन बोलते हैं। दो सेल मेम्ब्रेन के बीच में ये गैप है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, गैप जंक्शन। तो ये एक्चुअली में सर जी ये गैप होता क्यों है ना, ये चीजें तो पता होना चाहिए ना कि अगर हम इसको गैप बोल रहे हैं या दो सेल मेम्ब्रेन के अंदर गैप है तो इस गैप का मतलब क्या है, कुछ वर्क करता होगा तभी तो। हाँ, तो देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क करता है। इट गैप बिटवीन टू सेल, ये दो सेल के बीच का एक गैपिंग होता है ना, या हम बोल सकते हैं दो सेल मेम्ब्रेन के बीच में ये क्या होता है, गैप। देखो गैप मैंने आपको फिगर दिखाया ना, और कर रहा है मेम्ब्रेन, सॉरी हाँ टू सेल मेम्ब्रेन है, मैं गलत पढ़ा ना जी, पहले सेल में देखो सेल मेम्ब्रेन लिया तो सेल मेम्ब्रेन के बीच का ही गैपिंग है। तो जैसे कि गैप जंक्शन देखिए दो सेल मेम्ब्रेन दिया है, लिखा भी डिफिनेशन में साफ साफ लिखा है इट गैप बिटवीन टू सेल मेम्ब्रेन, दो सेल मेम्ब्रेन के बीच में ये क्या है, गैप है। अब सर जी गैप है तो क्या वर्क है इसका ना, तो गैप है तो लिखा भी है इट फॉर कम्युनिकेशन एंड फास्टर ट्रांसफर ऑफ आयंस मॉलिक्यूल्स समटाइम लार्जर मॉलिक्यूल। ये करता क्या जानते हैं, ये गैपिंग। अच्छा बताओ किसी चीज का मान लीजिए आप गैप, मान लीजिए कहीं दीवार वाल में मुक्की उक्की खोलती है या दरवाजा खिड़की उक्की लगाती है, क्यों, ताकि हवा या कोई भी पार्टिकल आसानी से कुछ पास हो, हवा पास कर जाए ना। तो यहाँ पे भी वही चीजें होता है कि दो सेल के बीच में ये देखिए कर रहा है फास्टर ट्रांसफर ऑफ आयंस एंड मॉलिक्यूल समटाइम लार्जर मॉलिक्यूल। इसमें जो भी आयंस मॉलिक्यूल या लार्जर मॉलिक्यूल्स बहुत तेजी से एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफर हो जाए, इसी के लिए हमारा कौन सा जंक्शन अवेलेबल होता है, गैप जंक्शन। गैप जंक्शन हमें प्रदान करता है, प्रोवाइड कराता है दो सेल के बीच में आयंस मिनरल्स या लार्जर मॉलिक्यूल्स को तेजी से एक दूसरे सेल मेम्ब्रेन में ट्रांसफर करवाना किसका काम होता है, गैप जंक्शन।
ये चीजें गैप जंक्शन, एडहेरिंग जंक्शन, टाइट जंक्शन हम उम्मीद किए होंगे। डिफिनीशन सबको एक सबको समझ में आया होगा। अगर हम पॉइंट कुछ इसमें कुछ पॉइंटली दिया गया है कि ये कुछ यहाँ पे आपको दिया है, जैसे कि ये थोड़ा सा ये स्वेलिंग पोर्शन है, सूजा हुआ पोर्शन है ना, तो ये प्रोटीनियस स्ट्रक्चर होता है। मैंने आपको बताया भी था कि सेल्स जो होते हैं ग्लाइकोप्रोटीनियस स्ट्रक्चर होते हैं ना। तो आपको पहले भी मैंने आपको प्रोटीन टाइप स्ट्रक्चर केराटिन प्रोटीन बताया था कि सेल केराटिन प्रोटीन ये सब मेम्ब्रेन प्रोटीनियस स्ट्रक्चर होता है, बताया थे ना। तो देखा लिखा भी है कि ये जो आपके स्वेलिंग पोर्शन है ये प्रोटीनियस स्ट्रक्चर है, जो स्वेलिंग स्ट्रक्चर को प्रोटीनियस स्ट्रक्चर बोलते हैं। अगर ये फाइबर की बात कर रहा है तो इसको हम टोनो फिलामेंट बोलते हैं। टोनो फिलामेंट, देखो ये सेल के ऊपर कुछ फाइबरस लिखा होता है। देखो जैसे कि मान लीजिए ये सेल है तो ऐसे ऐसे फाइबर नहीं होता है, अरे यार जिससे बाल उल निकलते हैं, देखो ऐसे बाल निकले हैं ना सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, तो ये जो टोनो फिलामेंट होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं? टोनो फिलामेंट। और ये कौन सी प्रोटीन की बनी होती है? केराटिन प्रोटीन की ना। ये कौन सी प्रोटीन की बनी होती है? केराटिन प्रोटीन की। तो ये चीजें काफी इम्पोर्टेंट है। और एक चीज और इसमें दिया है काफी इम्पोर्टेंट चीजें कि एपिथेलियल टिश्यू इज पोलर नेचर का होता है। एपिथेलियल टिश्यू किस नेचर का होता है? पोलर नेचर का मतलब यह हुआ कि इट मीन्स ग्रोथ आकर इन ओनली वन डायरेक्शन। एपिथेलियल टिश्यू की एक खासियत होती है ना कि यह ग्रोथ केवल एक ही डायरेक्शन में ही ग्रो करता है। जैसे कि मान लीजिए ये हमारा एपिथेलियल टिश्यू है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इधर भी ग्रो करेगा, इधर भी ग्रो करेगा, नीचे भी ग्रो करेगा, इधर भी ग्रो करेगा, ऐसा चीजें नहीं। जिधर भी ग्रो करना है उधर ही केवल करेगा, मतलब कि ओनली फॉर वन डायरेक्शन में ग्रो करेगा। इसीलिए हम एपिथेलियल टिश्यू को पोलर नेचर बोलते हैं। कोई क्वेश्चन पूछे क्या एपिथेलियल टिश्यू एक ऑल सराउंड पूरी एरिया में ग्रो करती है, तो ऐसा चीजें नहीं है, वो ओनली फॉर वन डायरेक्शन में। मैंने आपको फिगर भी बताया था कि ऐसे बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर ऐसे ऐसे देखो ये ऐसे ऐसे ग्रो किया था ना, ऐसे ग्रो किया था कि नहीं किया था? तो ये केवल एक डायरेक्शन में ग्रो करती है। ऐसे नई चीजें हैं कि देखो ऐसे चपटी टाइप है, ये इधर टिश्यू इधरों ग्रो किया है, 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 ऐसा चीजें नहीं। देखो जी अगर ऐसा चीजें नहीं है, जैसे ऐसा टिश्यू रहता तो इधरों ग्रो करता ना, इधरों ग्रो करता, इधरों ग्रो करता, इधरों ग्रो करता, लेकिन हमारे इस एपिथेलियल टिश्यू में ऐसी नेचर नहीं होता। एपिथेलियल टिश्यू केवल ओनली वन डायरेक्शन में ही ग्रो करती है ना। अब टाइप की बात करें तो टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू दो प्रकार के होते हैं, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू कितने प्रकार की होती है। ये चीजें हम उम्मीद किए होंगे ये सबको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो आपको नोटिफिकेशन में प्राप्त हो जाए। तो हम कल मिलते हैं। टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, टिश्यू कितने प्रकार की होती है, वैसे जनरली पॉइंट आप घर से पढ़ कर आइएगा कि टिश्यू जो होती है दो प्रकार की होती है, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, एक आपका कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। तो सिंपल मतलब सिंपल है तो एक होगा ना, कंपाउंड का मतलब ढेर सारे। तो ऐसे देखो मैं ये आपको ढेर सारी टिश्यू बताया, देखो ढेर सारी इस पे लेयर है, तो ये हम आपको कंपाउंड बताया। देखो एक एक 2 3 4, तो ये एक है, फिर इसके ऊपर भी एक है, फिर इसके ऊपर भी एक है, तो ये ढेर सारी है ना कंपाउंड, तो ये हमारी कंपाउंड है। तो वहां पे हम आपको बताएंगे कि सिंपल कहाँ पाया जाता है, कंपाउंड कहाँ पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछता है कि सिंपल एपिथेलियल टिश्यू कहाँ पाया जाता है, कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू कहाँ पाया जाता है। जैसे मैंने आपको ये बोला ना कि ये एपिथेलियल टिश्यू है, तो कौन सी एपिथेलियल टिश्यू है, तो ये चीजें हम कल के वीडियो में बात करेंगे ना
कि ये कौन सी टिश्यू है, कहाँ पे कौन सी टिश्यू पाई जाती है। कल का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है और ये वीडियो काफी पॉइंटली सब अटेंड करेंगे ना। तो आज के लिए बस इतना ही, तो चलते हैं, बाय।